तो पिछले 2 घंटे से आप देख रहे हैं महा ओपिनियन पोल इंडिया टीवी पर। हम दूसरा ओपिनियन पोल आपको दिखाएं उससे पहले हम आपको बता दें, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीपल पल्स का हमने आपको ओपिनियन पोल दिखाया 294 सीटों का। तो बीजेपी को बड़ी फिगर जो है 183 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि 95 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस नजर आती है, तो 16 पर लेफ्ट और कांग्रेस। तो आप देखें ये बड़ी पिक्चर जो है पीपल पल्स का, ये जो नंबर्स हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 294 पूरी की पूरी विधानसभा सीटों का एक तरह से हम आपको निष्कर्ष दिखा रहे हैं जो पीपल्स पल्स ने निकाला है, दिसंबर के आंकड़े हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें, बीजेपी 183 यानी सीधे सीधे सरकार बनाती हुई नजर आ रही, जबकि तृणमूल कांग्रेस 95 पर उनका नंबर है और लेफ्ट और कांग्रेस जो है वो 16 पर है। अजय, बिल्कुल, ये जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं और पीपल्स पल्स की तरफ से ये दिसंबर 2020 के ओपिनियन पोल के आधार पर हैं। सज्जन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस ओपिनियन पोल को किया है। सज्जन जी, आप अभी भी इस ओपिनियन पोल पर हैं, ज़रा ये बताइए कि क्या प्रधानमंत्री की रैलियों का असर नहीं पड़ा होगा? क्या अभी तक जो असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर के न काम करने की बात दिख रही थी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी? क्या आपका ये आंकड़ा ऐसा ही रहेगा या इससे कम होने की आशंका आपको दिखती है? नहीं, देखिए, जो दिसंबर में जो ये थे उसमें हम काफ़ी केयरफुल थे लोगों से बातचीत करने में कि आगे जो सेंटिमेंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो और मजबूत होगा, जो बदलाव का था प्रो चेंज वो कमज़ोर होगा या लगभग वैसा ही रहेगा। तो एक तो क्लियर था कि जैसे जैसे इलेक्शन पास में आएगा वो क्लियर जो प्रो चेंज सेंटिमेंट बढ़ेगा। कारण इसका ये था कि उसमें लोगों ने कुछ कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है तो जिसमें 2 चीज़ें थी कि इलेक्शन जो हो कम्प्लीटली CRPF के अंडर में हो, और दूसरा ये है कि जो लोकल लेवल पे जो फियर साइकोसिस है, बहुत सारे जो तृणमूल से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं उनको आप कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो देखिए अभी धीरे धीरे जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। जो सज्जन, आपने कहा अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो, यानी कि निष्पक्ष चुनाव हो। हम 2019 के अगर अपने तजर्बे को देखें, बाबुल सुप्रियो उस वक्त अपने चुनाव क्षेत्र में भी नहीं जा पा रहे थे, उनकी गाड़ी पूरी तोड़ दी गई थी जिस दिन मतदान हो रहा था। आपको वाकई में लगता है कि तमाम फोर्सेस के बाद भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है बंगाल में? देखिए, इस बार वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, चूंकि वहाँ पे स्टेट पुलिस की जो विश्वसनीयता है उस पर बहुत बड़ा सवाल है कॉमन लोगों के बीच में। वो उसको तृणमूल का एक एक्सटेंशन मानते हैं। वो लेफ्ट के टाइम में लेफ्ट का, उसके पहले वो सिद्धार्थ शंकर रे के टाइम से पुलिस जो है वो मानी जाती है, हर स्टेट से ज़्यादा वहाँ पे एम्बेडेडनेस होता है। दूसरा बात यह है कि आप देखिए कि उसके बाद से क्लियरली था कि जब हमने शुरू किया था बंगाल का सर्वे तो उस समय बिहार इलेक्शन के बाद अमित शाह बिल्कुल नदारद थे। तो लोगों में यही था कि केवल नड्डा जी रहेंगे, क्या अमित शाह आएंगे या नहीं आएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये डिपेंड करेगा कि कितना अमित शाह विजिबल होते हैं, मोदी जी का होता है। जी सज्जन, एक सवाल मेरा भी है। हम सीधे कांटे की टक्कर देख रहे हैं बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की, लेकिन अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, लेफ्ट की बात करूं, तो क्या उन्होंने बैटलफील्ड वैसे ही छोड़ा हुआ है? क्योंकि 30 साल कांग्रेस और फिर 27 साल कम्युनिस्ट ने जिस तरह से राज किया, क्या उन्होंने वो अपने आप को गेम से बाहर मान के चलने कोई तैयारी नहीं है? देखिए, लोगों के हिसाब से देखें तो बंगाल का इलेक्शन हमेशा पोलराइज्ड होता है। बंगाल ने कभी भी हंग वर्डिक्ट नहीं दिया है, वो क्लियरली है किसी के खिलाफ और किसी के पक्ष में। तो यहाँ पे तृणमूल का जो अल्टरनेटिव है वो बीजेपी है। तो कुछ पॉकेट्स को अगर छोड़ दे तो जो लेफ्ट फ्रंट है और जो कांग्रेस है उनका कोई भी एक पॉपुलर इमेजिनेशन नहीं है। तो इस कारण से आप कितना भी कह लें कि मीडिया ने पोलराइज बना दिया, लेफ्ट के लोगों ने कहा और शिकायत की कि भाई मीडिया ने पोलराइज कर दिया है, बाइपोलर कर दिया, लेकिन लोगों का क्लियर है कि तृणमूल को अगर हराना है तो हमें बीजेपी को। अच्छा, मुद्दे जरा बताइए। मैं कट मनी की बात करूं, मैं तोलाबाजी की बात करूं, भाईपो फैक्टर की बात करूं, ये कितने इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हिंदू मुसलमान तो हो ही रहा है। देखिए, ये कितने इंपॉर्टेंट? जी, सबसे बड़ा फैक्टर करप्शन है, जो दुर्नीति टर्म है। आप अगर कहीं भी चले जाएं, आप कूच बिहार से शुरू करें नॉर्थ बंगाल में और झारग्राम जंगल महल में चले जाएं या नदिया में चले जाएं, बोनगांव में चले जाएं या सुंदरबन में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, एक चीज जो आपको कॉमन मिलेगा टर्म, वो है दुर्नीति, तोलाबाजी, कट मनी। ये सब वो टर्म्स है जो कॉमन रेस्पोंडेंट आपको बताता है बिल्कुल इंटीरियर एरिया में। तो उस तरीके से करप्शन का जो एक इंटेंसिफिकेशन हुआ है, जो मोनोपोलाइज किया गया है करप्शन, वो लेफ्ट से अगर आप कंपेयर करें तो लेफ्ट में क्या था कि करप्शन डिस्पर्स था, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते थे, कॉमन लोगों को भी थोड़ा बहुत शेयर मिलता था। अम्फान को बहुत बड़ा फैक्टर बनाया बीजेपी ने। बीजेपी ने नहीं फैक्टर बनाया। अम्फान तो एक ट्रेजेडी है जो तृणमूल को उनके गढ़ में जो नहीं, वो पैसा जो है वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, वो तमाम सवाल उठाए गए। नहीं, पैसा लूट लिया गया। अगर आप कॉमन लोगों से सीधा आप फील्ड में जाके, आपको फील्ड में जाने की जरूरत है, वो अभी भी रिपोर्ट्स आ रही है। अम्फान जो 100 साल से ऊपर में सबसे बड़ा नेचुरल कैलेमिटी था बंगाल में, वो सारा का सारा जो पैसा था उसको प्लंडर किया गया। तो एक ऐसा मोमेंट 2019 के सेटबैक के बाद जब तृणमूल को वहां पे एक फायदा उठाना चाहिए था उनके लोकल। लेकिन आपकी बातों में एक थोड़ा सा विरोधाभास मुझे जो आंकड़े हैं उसमें दिख रहा है। अगर आप इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात करें
तो पश्चिम बंगाल ने 2011 से लेकर अभी तक अपने पर कैपिटा इनकम को 2.5 गुना बढ़ाया है। अगर आज इसी 10 साल के अंतराल में आप तमाम राज्यों को देखें तो वो स्थिति नहीं दिखाई देती है। उसके बाद हेल्थ स्पेंडिंग को लेकर देखें तो पश्चिम बंगाल आज 14वें स्थान पर है, बिहार और तमाम अन्य राज्यों से कहीं ऊपर। अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें, रोजगार, पश्चिम बंगाल 6ठे स्थान पर है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के काल में भी बेरोजगारी उतनी नहीं बढ़ी जितनी पूरे देश में बढ़ी थी। तो अगर इन तमाम आंकड़ों की बात करें तो ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपनी जनता के लिए बेहतर काम किया है। बेहतर काम करने के बाद भी लोगों में इतनी नाराजगी। देखिए, इस आंकड़ों का अगर आप ये पूरा का पूरा ये विमर्श देखें तो उसमें पहला तो है कि रेफरेंस पॉइंट जो है 2011 का जो है लेफ्ट का है, जो ऑलरेडी 11 आते आते काफ़ी पुअर था। दूसरा ये है कि जो आपको स्टैटिस्टिकल जो डेटा दिख रहे हैं और जो ग्राउंड नैरेटिव मिल रहा है उसमें आप कभी भी एक मैच नहीं देंगे, पॉजिटिव मतलब इंटरप्ले नहीं देखेंगे। नहीं, बिल्कुल। मैं दरअसल अगर आप सिर्फ इस बात को देखें कि जब 2011 में ममता बनर्जी की सरकार ने सत्ता संभाली तो उस वक्त राजकोषीय घाटा जो था वो पूरी अर्थव्यवस्था, बंगाल की अर्थव्यवस्था का 42% था। आज वो घटकर 19% के आसपास है। जाहिर सी बात है सरकार ने कुछ तो अच्छा किया ही है। नहीं, बिल्कुल। अगर आप स्कीम्स के तौर पे देखें तो अभी जो ममता बनर्जी की सरकार है आने के बाद वेलफेयर स्कीम्स जो है वो बहुत ही मैसिव लेवल में बहुत सारे स्कीम्स है, बट ग्राउंड नैरेटिव ये है कि हर जितने ज्यादा स्कीम है ग्राउंड पे करप्शन और उसमें शेयर उतना ही ग्राउंड की ही हम बात लगातार कर रहे हैं। तो पंकज कुछ और आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि ये एक अलग तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत करेगी। पंकज। बिल्कुल। तो अभी तक अजय हमने पीपल्स पल्स का ओपिनियन पोल दिखाया था, सज्जन उसके बारे में तफसील से बता रहे थे। अब हम आपको सीएनएक्स का ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। 23 मार्च का ये ओपिनियन पोल है 294 सीटों का, यानी बीजेपी 135, तृणमूल कांग्रेस 141 और लेफ्ट प्लस कांग्रेस 16 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। यानी सीएनएक्स के हिसाब से हम देखें तो 141 तृणमूल और 135 बीजेपी, 16 लेफ्ट और कांग्रेस, यानी जो मैजिक नंबर है उससे थोड़ा कम, लेकिन लीड पर नजर आ रही है तृणमूल कांग्रेस। ये हम सीएनएक्स का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इससे अगला हम आपको ग्राफिक दिखाते हैं कि किस तरह से आगे के जो नंबर्स हैं वो बता रहे। 15 फरवरी यानी उससे पहले क्या था उसका नंबर, वो आप देखें कि 117 पर बीजेपी थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस सीधे सीधे सरकार बनाती हुई नजर आ रही थी, मैजिक नंबर से भी आगे 151 के साथ, और 24 पर थी लेफ्ट और कांग्रेस। यानी आप यहां देखें 151, ये 15 फरवरी का हम आपको ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। और 7 जो है इसमें अन्य सीटें भी हैं, अन्य के खाते में भी 7 सीटें आती हुई नजर आ रहे हैं। 294 की अगर हम बात करें, 117 पर बीजेपी, तृणमूल 151, 24 लेफ्ट प्लस कांग्रेस और 7 जो हैं वो अन्य के अदर्स के खाते में जाती हुई नजर आ रही। सीएनएक्स का ये ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको मार्च का दिखाया, 15 फरवरी का दिखाया, और अब आप देखें कि अगर हम बात करें 107 जो है वो बीजेपी को नजर आ रही है, जबकि 154 जो है वो तृणमूल कांग्रेस को नजर आ रही है। अब आप देखिए 8 मार्च का, यानी बहुत नजदीक ये मामला है। 8 मार्च की अगर हम बात करें 107 जो है बीजेपी को सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि 159 तृणमूल कांग्रेस को और 26 लेफ्ट प्लस कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। यानी यहां सीधे सीधे सरकार बनती हुई नजर आ रही है तृणमूल कांग्रेस की। एकदम उलट जो है वो अभी हमने पीपल्स पल्स का दिखाया था, और अब सीएनएक्स का जो हम ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं आपको, तो इसमें आप साफ देख सकते हैं अजय, अगर हम ये सीएनएक्स का ओपिनियन पोल देखें तो यहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 8 मार्च का अगर हम ओपिनियन पोल देखें, बिल्कुल। दरअसल सीएनएक्स के पोल में भी हमें दरअसल अलग अलग आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च के आंकड़ों में सीएनएक्स के पोल में भी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के सीट में फर्क अलग अलग दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो ताज़ा 8 मार्च का है उसके आधार पर तो स्पष्ट बहुमत के साथ तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन सकती है, क्योंकि 148 सीटें चाहिए बहुमत हासिल करने के लिए। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं सी वोटर का जो ओपिनियन पोल है वो भी स्पष्ट बहुमत की तृणमूल कांग्रेस की सरकार दिखा रहा है। अब ऐसे में सज्जन के पास ये सवाल आता है। सज्जन, 2 एस्टैब्लिश एजेंसीज हैं, उनका यह मानना है कि स्पष्ट बहुमत की तृणमूल की सरकार आ रही है, आप स्पष्ट बहुमत की बीजेपी की सरकार बता रहे हैं। जाहिर सी बात है इसमें से कोई एक ही सच हो सकता है। देखिए, ये जो 2 सर्वेज हैं, पहले तो है मेथोडोलॉजी का डिफरेंस है, मुझे मेथोडोलॉजिकल डिटेल इनका पता नहीं इन्होंने कैसे किया है। दूसरी बात आप देखें, और ये किसी पे आक्षेप नहीं है, लेकिन बंगाल जैसे स्टेट में जहाँ पे एक फियर साइकोसिस है और रूलिंग पार्टी अगेंस्ट में नहीं आता है, अगर आप क्वांटिटेटिव सर्वे करें, मतलब एक क्वेश्चनर के साथ आप रेस्पोंडेंट को भेजें, तो चांसेस ये हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब कि लोग खुल के आपको बताएंगे नहीं। आप आधे 1 घंटे जब लोगों से बात करें तब जाके वो धीरे से इशारा करते हैं और बताते हैं। उसमें इस तरीके से एक यानी जो साइलेंट वोटर है सज्जन, वो भी आपको बता देता है। साइलेंट वोटर बताता है कि बटन सही जगह दबेगा,
बटन सही जगह दबेगा तो सही कौन है, सही वो है जो देश चलाता है, मतलब वो आपको हिंट देता है बट वो कहना नहीं चाहता है। तो मेरा एक क्वांटिटेटिव मेथड जो सर्वे मेथड है उसको लेके बंगाल में मेरा जो एक अपना इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है कि वो मेथोडोलॉजी बंगाल के सेंटीमेंट को वैसे ही नहीं कैप्चर कर पाएगा जैसे त्रिपुरा में आने के पहले बहुत सारे जो थे उन लोगों ने ठीक से उसको कैप्चर नहीं किया था। अब ऐसे में देखिए, अगर हम सी वोटर और उसके साथ साथ CNX दोनों के ओपिनियन पोल के आधार पर थोड़ी चर्चा आगे बढ़ाएं सज्जन जी, तो ये बताइए कि जिन क्षेत्रों में, जैसे कि पूरे दक्षिण बंगाल के क्षेत्र जिसमें माना जाता है कि वो TMC के लिए बहुत ही प्रभावशाली क्षेत्र है, सेंट्रल बंगाल जो कि TMC के लिए एक बार फिर से बड़ा अच्छा क्षेत्र माना जाता है, बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बात वहां से निकलकर आमतौर पर नहीं आती है, इन क्षेत्रों में आप बीजेपी को बहुत बढ़त दे रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि क्या इतना स्टार्क डिफरेंस हो सकता है दो लोगों के सर्वे में, क्योंकि एक तरफ बिल्कुल एक अलग बात निकल कर आ रही है और एक तरफ वो ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस निकल कर आ रहा है जो आमतौर पर कंसिस्टेंट है डेटा के आधार पर। जी देखिए, इसमें डिफरेंस का एक और भी बेसिस आप अगर ये देख लें कि अभी जितने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग्स आ रही हैं वो अक्रॉस, तो आप देख लें जर्नलिस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारी पीपल्स पल्स के टीम के वो लोग कर रहे हैं जो इलेक्शन के बाद वो उस पर अपना प्रोजेक्शन देंगे। तो सबसे बड़ी बात आप देखें, ग्राउंड रिपोर्टिंग जो सेंट्रल बंगाल और सदर्न बंगाल का आ रहा है वो क्लियरली आ रहा है कि अक्रॉस द कम्युनिटी इंक्लूडिंग मुस्लिम कम्युनिटी में भी एंटी इनकम्बेंसी या जो नाराजगी है और करप्शन और रिप्रेशन ये जो है वो खुल के आ रहा है। कोई भी ग्राउंड रिपोर्टिंग। सज्जन, एक और बात यहीं से जुड़ती हुई मैं पूछना चाहता हूं, वो ये कि जो डबल इंजन वाली बात बीजेपी करती आई है, हमने पिछले कई इलेक्शंस में देखा, गुजरात में हम देखते हैं, बिहार में हमने देखा, वो फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट रहता है बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में जब वो वोटर्स के सामने जाती है? देखिए, वो एडिशनल फैक्टर है, वो जो है कोर फैक्टर नहीं है, वो मूल कारण नहीं है। मूल कारण मैं हमेशा से कह रहा हूं बहुत ही एक्सट्रीम और इंटेंस एंटी इनकम्बेंसी सेंटीमेंट है। डबल इंजन की सरकार वगैरह। सज्जन माफ कीजिए, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन क्या ये एंटी इनकम्बेंसी इतना हावी हो सकता है कि 30% के आसपास औसत मुस्लिम आबादी में भी वोट बीजेपी को पड़ जाए? देखिए, ये क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर ये उत्तर प्रदेश का रिपीट होगा 2017 का। बिल्कुल, बिकॉज ये 30% मुसलमान का जो ये संख्या है वहां पे, इसको लोग ये नहीं समझते हैं कि वो 30% जो है वो यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हर 294। ऐसा नहीं कि सारे के सारे सीट पे 74 सीटों पर मुसलमान वोट का जबरदस्त असर है, जहां पर तकरीबन 29 से 60% तक मुस्लिम आबादी है। जी, मेरे हिसाब से जहां डिसाइसिव मुस्लिम्स हैं वो 60 सीटों के करीब है, और जहां भी मुस्लिम जो ये परसेंटेज है वो 35% से कम है, वहां पे एक काउंटर पोलराइजेशन जो है वो बीजेपी को हेल्प कर रहा है। और दूसरी बात, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आज हिंदुत्व अपने आप में सबसे बड़ा एजेंडा है, कोई जाति का कोई मतलब नहीं है, कोई किस बैकग्राउंड से आ रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, हिंदू है तो बीजेपी को वोट दो, मुसलमान है तो शायद टीएमसी को वोट दो। अब ये सेकेंडरी फैक्टर, ये इसकी शुरुआत एंटी इनकम्बेंसी से होती है, लेकिन इसके साथ हिंदुत्व जो है वो एक बहुत ही मजबूती से एक विमर्श के तौर पे जुड़ जाता है। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि क्या आप, क्योंकि हमने ये देखा 2019 के लोकसभा के चुनाव में जातीय समीकरण बहुत जगह पर बिल्कुल विफल रहे, वहां पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा काम कर रहा था, और यही फायदा भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर हुआ जो उनकी जीत के नंबर में सामने आया। क्या ये चीज आज बंगाल में दिख रही? आज जाति बिल्कुल समाप्त हो चुकी है? अगर ऐसा है तो फिर तो जो तमाम जातीय समीकरणों के आधार पर रिजर्वेशन की बात बीजेपी कर रही है उसको करने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, देखिए वहां पे क्या है कि एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की शुरुआत लेफ्ट को खत्म करने के लिए तृणमूल ने ही शुरू कर दिया था। आप जाके वहां पे उत्तर में ममता, कमता, दक्षिण में ममता, राजवंशियों के लिए कमतापुर का सॉफ्ट सेंटीमेंट कर रहे हैं, गोरखा कम्युनिटी के अलग अलग काउंसिल बना के उसको फंडिंग दे रहे हैं, उसी तरीके से आप कर, तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की शुरुआत ममता ने की थी। बीजेपी क्या कर रही है कि हर कास्ट और खासकर जो सबल्टन कास्ट है उनके एस्पिरेशन को हिंदुत्व के पैराडाइम से वो लिंक कर दे रही है। तो आप वहां पे देखें जो हिंदुत्व का जो एक सेंटीमेंट आया है वो ज्यादा मजबूत जो है वो सबल्टन कास्ट के बीच। बिल्कुल सज्जन, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हम आप जबरदस्त चीज नजर आ रही है सज्जन। हाँ, आप देख लेंगे 52 सीटों से सीधा अब 6 सीटों का उन्होंने अंतर रखा है। तो सज्जन, इसे आप किसको एस्क्राइब करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह जो कि वहां पर लगातार बड़े पैमाने पर हैं, जेपी नड्डा की तमाम रैलियां, राजनाथ सिंह की मौजूदगी, और उसके साथ साथ बीजेपी का पूरा तंत्र और संघ परिवार, और योगी आदित्यनाथ भी। देखिए, उसमें निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा जो लोगों का जो एस्पिरेशन था वो 2 लोगों के लिए था, एक अमित शाह और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह को लेके एक बहुत ही ज्यादा, चूंकि लोगों के बीच में तृणमूल का जो एग्रेशन है उसको काउंटर करने के लिए उन्हें अमित शाह जैसी शख्सियत को लेकर ज्यादा आकर्षण है, और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनका एक अपना आकर्षण तो है ही है। दूसरी बात मैं हमेशा कह रहा हूं कि ये सारा का सारा जो आपने कम में बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशनल माइट है
यहाँ आपने जो बात कही मैं उस पर थोड़ा सा आपसे क्वालिफाई और करना चाहूंगा जी। अमित शाह को लेकर ज्यादा आकर्षण है। 2019 से लोकसभा के चुनाव से अमित शाह बंगाल में बहुत सक्रिय हैं और दरअसल उनका पूरा फोकस एक तरह से बंगाल रहा। हमने यहाँ तक कि देखा कि बिहार में शायद अमित शाह उतने नहीं दिखे, तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन बंगाल में तो उन्होंने जान छोक रखी है। इसका अंडरलाइंग थीम बताइए, अमित शाह क्यों बहुत महत्वपूर्ण है बंगाल के लिए बीजेपी के संदर्भ में? क्योंकि देखिए मैं बहुत ही क्रूड लेवल पे कह रहा हूँ, जो ग्राउंड लेवल पे सेंटिमेंट वो रेशनली नहीं देखा जाता। ये इलेक्शन और वोटिंग इमोशनली और पैशन के साथ होता है। जो एंगर है और जो एक हेट्रेड का सेंस है उसमें एक रिवेंज की भी फीलिंग है। तो वहां पे लोग बीजेपी में एक बड़े मतलब कि पावर को देखना चाह रहे हैं जो टीएमसी के विलेन हुड को न्यूट्रलाइज कर पाएगा कि नहीं। तो वो एग्रेशन उन्हें लगता है कि आज की तारीख में अमित शाह ज्यादा सिग्निफाई करते हैं। सजन, लेकिन एक आम वोटर के दिमाग में क्या मुद्दे हावी हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि जेंडर सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू भी उनके लिए मैटर करता है या कम्युनिटी मैटर करती है? देखिए जेंडर बिल्कुल मैटर नहीं कर रहा है। ये जो नया ऑप्टिक्स आ रहा है, चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, वहां पे जो फॉल्ट लाइन है वो कम्युनिटी सेंट्रिक है। हर कम्युनिटी में आप देखें, जो आम्फान की ट्रेजेडी हुई या कहीं भी जो जंगल महल में ट्रेजेडी हुई, उसमें जो विक्टिम है फिजिकल असॉल्ट के या फॉल्स केसेस के, उसमें मतलब बूढ़ी औरतें भी हैं, यंग गर्ल्स भी हैं। तो वहां पे जेंडर सेंट्रिक नैरेटिव डोमिनेट नहीं। पंकज, एक सवाल मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ। सज्जन, अभी जो सीएनएक्स के आंकड़े मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि सही होते हैं, 141 सीटें मिल जाती हैं तृणमूल कांग्रेस को और 135 सीटें मिलती हैं बीजेपी को, ऐसी सूरत में सरकार किसकी बनेगी? क्योंकि ये तो हंग असेंबली की तरफ जाएगा। सबसे पहले तो मैं मेथोडोलॉजिकली अपने नहीं, मैं मानता हूं, मैं कह रहा हूं, मान लीजिए, आंख बंद कर लीजिए और आप अपने दिमाग को बंद कर लीजिए, कहिए कि यही हुआ है फिगर भाई। अजय सज्जन तो क्लैरिटी के साथ है, वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, एक एनालिस्ट के तौर पर मान लीजिए कि किसी को भी मेजॉरिटी क्लियर नहीं मिलती है और ये स्थिति होती है, तृणमूल कांग्रेस बड़ी पार्टी है लेकिन सत्ता नहीं बना पा रही, क्या सत्ता में आ सकती है तृणमूल कांग्रेस? देखिए ये डिपेंड करता है, चूंकि कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों के बीच में भले ही वो आइडियोलॉजिकली कहे नहीं, तृणमूल के अगेंस्ट में जो एक निगेटिव सेंटीमेंट है वो उतना ही इंटेंस है जितना जो अभी बीजेपी के पास है। बीजेपी का बेस आ कहां से रहा है? सारे के सारे एक्स जो है। आप महाराष्ट्र बोल रहे हैं, शायद शिवसेना को लेकर कांग्रेस में इतना ही रिजर्वेशन था, लेकिन महाराष्ट्र में आघाड़ी की सरकार चल रही है। देखिए लेकिन महाराष्ट्र में जो है इस तरह का पार्टी सोसाइटी का जो है, पार्टी का जो डोमिनेंस है, वहां पे एक पार्टी को या तो एम्ब्रेस करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। वो चीज बंगाल का स्पेसिफिक है और उस लिहाज से ये डिपेंड करता है कि जो 12 से 16 सीट आप जो भी आंकड़ा इनका डबल फिगर में हो, वो बीजेपी उनको मैनेज कर पाती है अपनी तरफ। हालांकि मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा नहीं पाएगी। सज्जन, जरा ये बताइए, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो एकदम जो एक्टर्स हैं वो कल्ट बन के उभरते हैं और फिर उनके मंदिर तक भी बन जाते हैं और बहुत सफल उनका पॉलिटिकल करियर भी रहा है। बंगाल में हम देख रहे हैं बीजेपी वो जो स्टार्स का मोह है उसको छोड़ नहीं पाई, एक से बढ़कर एक जो है फिल्म स्टार्स की एंट्री हुई है। क्या आपको लगता है कि वो भी काफी हद तक इन्फ्लुएंस कर नहीं, मुझे नहीं लगता। एक चीज मैं हमेशा बताना चाह रहा हूं कि चूंकि लोग ये मान रहे हैं कि फला नेता तृणमूल से बीजेपी में आ गए, उससे वोट मिला, नहीं, चूंकि ऑलरेडी ये लीडर्स ग्राउंड का सेंटीमेंट रीड कर रहे हैं, इसलिए ये तृणमूल में आ रहे हैं। तो तृणमूल में नेताओं का आना जो है वो एक इफेक्ट। फिल्म एक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। नहीं, फिल्म एक्टर्स का आप देख ले तो बंगाल में वो फेनोमेना नहीं है। देवश्री राय जो रायदीगी से टीएमसी से थी, वो वन ऑफ द मोस्ट अनपॉपुलर। नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती टीएमसी में सांसद हैं दोनों। वो डेमोग्राफी के कारण जीती हैं, वो डेमोग्राफी के कारण जीती हैं, नुसरत जहां वगैरह। ये कहना हाँ थोड़ा बहुत था, लेकिन आप साउथ इंडिया का जो कल्ट है, जो वो फिल्म स्टार्स का या सुपर स्टार्स का, वो बंगाल में बिल्कुल उस लेवल का ऐसा कुछ नहीं। और आज की तारीख में जो है वहाँ की डेमोग्राफी और एंटी इनकम्बेंसी सेंटर, इसलिए मिथुन चक्रवर्ती यहाँ है, समय थोड़ा बहुत मैं मान सकता हूँ उसका फायदा होगा, लेकिन ये एक डिसाइसिव फैक्टर है, ये मुझे नहीं लगता। चलिए, तो पॉलिटिकल जो नेता हैं उनकी बातें हो रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की बातें हो रही हैं, तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि दो पॉलिटिकल गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, तृणमूल और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। उनसे पूछेंगे कि क्या 2 मई को यही फिगर रहने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं। तो हमने आपको महा ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, हमने आपको पीपल्स पल्स का ओपिनियन पोल दिखाया और उसमें हमने दिखाया कि किस तरह से एक बड़ी पिक्चर दिखाता वो पोल नजर आ रहा था, 183 सीटों पर जिताता हुआ नजर आ रहा था। फिर हमने आपको सीएनएक्स का पोल दिखाया, उसमें तृणमूल कांग्रेस को एज मिलता हुआ नजर आ रहा था, यानी एक उनका जो पोल था मार्च महीने का, उसमें सरकार बनती हुई नजर आ रही थी। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर निखिल प्रसून हैं, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी का, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और विजय मिश्रा जी जो हैं वो प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के,
आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर निखिल, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। हमने दो एजेंसीज के अभी ओपिनियन पोल दिखाए हैं दिसंबर से लेकर मार्च तक। तो एक पोल जो पीपल्स पल्स का है उसमें सीधे सीधे बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है 183 सीटों के साथ। तो 3 से 183, इतना बड़ा मैजिकल फिगर कैसे हासिल करती हुई नजर आ रही बीजेपी? कितनी मेहनत इसके पीछे? देखिए, जितने भी ओपिनियन पोल्स आए हैं, जो जितने विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी है, मैं सबका सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह पंचायत चुनावों में हमारे साथ जो नाइंसाफी की गई, उसके बाद हमारा मुख्य लक्ष्य था लोकतंत्र की पुनर्स्थापना। और लोकतंत्र के पुनर्स्थापना के इस महायज्ञ में पश्चिम बंगाल की जनता उत्तरोत्तर हमारे साथ है। इसलिए हमारा मत प्रतिशत 3% से 10% होते हुए 40% से भी ज्यादा हो गया। अब देखिए, हमने ये प्रण लिया था कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ, और दूसरा प्रण ये लिया कि अब की बार 200 पार। तो हम तो ऐसा मानते हैं कि 200 से ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि आप गांव में देख लीजिए जिस तरह से भ्रष्टाचार, कटमनी, भाई भतीजावाद, कल तक जिनको कोई पूछता नहीं था वो सोने की चेन पहन के बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। जिस तरह यहाँ लोग जेएमबी और आईएस के जो स्लीपर सेल्स है वो मिलते हैं, जिस तरह यहाँ तुष्टीकरण की नीति चलती है, जिस तरह जो घुसपैठिए हैं उनके साथ एक मित्रतापूर्ण संबंध उन्हें अपना कहा जाता है, और जो बिहार के हैं, यूपी के हैं और महाराष्ट्र के हैं, वैसे लोगों को बाहरी कहा जाता है। इन सबसे जनता आजीज आ चुकी है। विजय मिश्रा से मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। टीएमसी प्रवक्ता हमारे साथ है। विजय जी, मुद्दे हावी हो रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेट मिल गया है, इसीलिए यहाँ पर फायदा जा रहा है बीजेपी को। क्या है ना कि मैं इस ओपिनियन पोल, क्योंकि इसके पहले 2011 में बंगाल में जब चुनाव हुआ था, उस समय एक ओपिनियन पोल पे टीएमसी को 85 से 100 दिखाया गया था, मिले 184 सीट। 2016 में 148 से 152 मिले 211। और इस बार जो है कई चैनल जो दिखा रहे हैं। मेन बात क्या है कि देखिए, यहाँ जनता जो है सरकार, हमारी बात प्रमाणित होती है कि 200 के पार वादे किए थे, सारे वादों को तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने अधिकतर वादों को पूरा किया, लगभग 90% वादों को हम लोगों ने पूरा किया। और अब दिल्ली में भाजपा सरकार बनने, सज्जन, ऑडियो ठीक नहीं आ रहा, हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो मोटी मोटी बात समझ आ रही है, आपकी क्रेडिबिलिटी पर विश्वास ही नहीं है इन्हें। क्या कहेंगे सज्जन जी? जी सज्जन जी बताइए। देखिए, वो क्रेडिबिलिटी की बात जो आती है आपके पोल के मेथोडोलॉजी से होती है। इसमें कोई व्यक्तिगत मतलब इंटेंशन एट्रीब्यूट करना वो सही नहीं है। हमने जो वो किया है, हमने 3 लेयर्स में मेथोडोलॉजी अडॉप्ट किया है। वो हम पहले भी करते हैं। दिल्ली में हमने आम आदमी पार्टी का स्विप दिखाया था। उसके पहले बता दें कि बिहार में हमने कहा था कि भाई नीतीश कुमार का उतना कमजोर बेस नहीं है। छत्तीसगढ़ को हमने किया था, त्रिपुरा को हमने किया था, मध्य प्रदेश के पीपल्स पल्स की वेबसाइट पे वो सब है, और हर किसी में हमने मेथोडोलॉजी बताया है। हमारी जो मेथोडोलॉजी है वो सिंपल है, वो कोई भी कर सकता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक बैकग्राउंड स्टडी के बाद जो भी डेटा है। सज्जन, यहाँ पर जो सवाल उठाया जा रहा है वो ये कि टीएमसी को हमेशा नेशनल लेवल पर कम आंका जाता है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस बेहतर होता है। देखिए, ये पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे क्या आंका जाता है, नहीं आंका जाता। अगर आप देखें, बहुत लोग कहते हैं लोकसभा और विधानसभा के समीकरण अलग होते हैं। बात सही है, लेकिन हर राज्य के लिए अलग अलग टेम्पलेट है। अगर आप पास्ट इलेक्शन के बेसिस पे त्रिपुरा को समझने की कोशिश करते हैं तो 2013 और 18 में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि 2% से कोई पार्टी 40% के आसपास पहुंचे। मेरे कहने का मतलब है कि क्या आपने हर विधानसभा पे में जाके वहां से जो वहां के मुद्दे हैं और वहां की जो जनसंख्या की, जो कास्ट कम्युनिटी की बनावट है, उसके आधार पे आपका सैंपलिंग रिप्रेजेंटेटिव था या नहीं था? आप कहीं पे जाएं और केवल एक वर्ग से आपको जाएं बंगाल में और वो कोलकाता सेंट्रिक भद्रलोक से बात करके चले आए, तो फिर आप एक सही पिक्चर नहीं लाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हमने हर विधानसभा में वहां पे सीपीएम हो गए, बीजेपी के हो गए या तृणमूल के बहुत सारे लोग हैं, उनसे पहले बात की, उनके जो ओपिनियन थे उसको हाइपोथेसिस बनाया। विजय जी से एक और सवाल लेते हैं। विजय जी, ये बताइए कि आप एक जो ओपिनियन पोल है जो कि सज्जन जी ने किया, जिसमें 183 सीटें बीजेपी को मिलती हैं, उससे शायद सहमत ना हो। 2 और ओपिनियन पोल हैं, सी वोटर का और सीएनएक्स का। जरा सुनिए तो सही विजय जी, जरा सुनिए सही प्लीज, सवाल तो सुनिए, इतना तो धीरज रखिए। इन दोनों ओपिनियन पोल में टीएमसी आगे है। एक में टीएमसी लगातार घटती जा रही है और एक में सरकार बनाने के करीब है। ऐसा क्या हो रहा है कि टीएमसी घट रही है? एक बढ़ती हुई पार्टी जो सरकार बनाती हुई दिख रही थी जनवरी में, मार्च आते आते वो सरकार नहीं बनाने की स्थिति में दिख रही है। अगर ऐसा है तो आपके लिए चिंता का विषय है।
जी मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी वास्तविकता क्या है ना, यहाँ की जनता यह तय कर चुकी है और वास्तविकता पटल पे कुछ और है। यहाँ के लोग जो है गैस के दाम 1000 रुपए, 2 करोड़ नौकरी, ये सब जो वादा भाजपा की सरकार ने किए थे, पेट्रोल के दाम से लेकर के डीजल के दाम से लेकर के तमाम जितने भी वादे ये किए थे, जो आपके सरकारी संस्थानों को बेचना, बेरोजगारी बढ़ना, ये सब कई मुद्दे हैं जिसको जनता जो है आपके ओपिनियन, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये मुद्दे आपके कट मनी पर हावी हैं, आपका कट मनी बहुत आप मायने नहीं रखता, ये मुद्दे हावी हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि तोलाबाजी पर ये मुद्दे हावी हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर जो तमाम हिंसा के आरोप लगते हैं उन पर ये मुद्दे हावी हैं। स्थानीय मुद्दे क्या हैं साहब? ये तो आप राष्ट्रीय मुद्दे गिना रहे हैं। ने दिखाया था कि केजरीवाल की सरकार नहीं बन रही है, आप लोगों ने दिखाया था बहुत ऐसे ओपिनियन पोल में। तो ओपिनियन पोल बस एक अनुमान है, वास्तविकता नहीं है, वो अनुमान है। अनुमान कोई कुछ भी कर सकता है। मैं भी अनुमान कर सकता हूँ कि मेरा बच्चा कल आईएएस होगा, आईपीएस होगा, मुझे विजय जी मैं फिर आपके सामने कह रहा हूं, एक ओपिनियन पोल है जो कह रहा है कि पूर्णतः बीजेपी की सरकार बनने के आसार हैं। 2 ओपिनियन पोल हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी और सरकार बनाने की स्थिति में टीएमसी है। आप फिर भी कह रहे हैं कि ओपिनियन पोल बेकार है। भाजपा जो है 80 से ज्यादा सीट नहीं पाएगी, मेरा ओपिनियन पोल है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, चलिए वो तो 2 तारीख को पता चल जाएगा। डॉक्टर निखिल आपके पास मैं आना चाहूंगा। टीएमसी जो लगातार सवाल उठाती है उसमें एक बड़ा सवाल यह भी है कि आपके पास अपने कैंडिडेट्स नहीं थे, इसलिए तृणमूल कांग्रेस से आपने लिए 4 एमपीज को, लॉकेट चैटर्जी, बाबुल सुप्रियो, स्वपन दास गुप्ता, निशित प्रामाणिक, इनको विधायक के लिए सीट दिलवाना, मतलब इनको उतारना चुनाव में, तो क्या कोई मजबूरी थी बीजेपी की? कोई मजबूरी नहीं थी। हमारे पास जो है, हमारे जो बूथ स्तरीय जो संगठन है उसका अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। 90,000 से ज्यादा बूथ पर हमारे कर्मी हैं। पहले हमारे कार्यकर्ताओं को मारपीट करके उन्हें नॉमिनेशन करने नहीं दिया जाता था। जितने आप ये समझ लीजिए, जिस तरह महिलाओं के प्रति हिंसा में ये दूसरे नंबर पर है। 82 साल की महिला को इनके काडर्स ने पीट करके इनके समूचे इतने जख्म दिए कि जिसका कि अभी भी जिसके छवि जो है सो वायरल है। दूसरी बात आप ये देखिए, अम्फन में क्या हुआ, हजारों करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिया उसकी लूट हुई। आज कोयला घोटाला 5500 करोड़ का सामने आ गया। बालू घोटाला आया, जो लॉकडाउन में जो हमने चावल भेजा केंद्र सरकार ने, उस चावल के सर सवाल ये था, टीएमसी सवाल कर रही है कि आपके पास अपने कैंडिडेट्स नहीं है, इसलिए आपने तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट्स को बीजेपी का टिकट दिया। देखिए, जो जिन लोगों का, वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने की वजह से उनमें जिन लोगों का दम घुटने लगा, उनके पास कोई उपाय नहीं था। लेकिन हमने जिन लोगों को लिया, अच्छा निखिल जी, अगर कोई जांच चल रही है, निखिल जी जांच में कोई आप बाधा इसका नहीं क्या आ रही, जवाब देंगे? अपनी जगह पे चल महुआ मोइत्रा इंडिया टीवी पर लेकिन लाइव थी। समाज में हिंसा निखिल जी को प्रतिस्थापित करके बंगाली अस्मिता, बंगाली सभ्यता, निखिल जी, बंगाली कल्चर के महुआ प्रति विश्वासघात मोइत्रा जी किया। इंडिया टीवी पर लाइव थी। उनका यह कहना था कि आप महिला उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां भी कभी भी कोई ऐसा मौका मिलता है जहां किसी की हत्या होती है तो बीजेपी के लोग पहुंच जाते हैं, पैसा देते हैं और कहते हैं कि बोलो कि ये बीजेपी का आदमी था। और इस तरीके से आप एक जनभावना तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि जमीन से बिल्कुल विपरीत है। महुआ मोइत्रा जी बड़े दम से इस बात को कह रही थी। नहीं, आज भी हमारे एक कार्यकर्ता की हत्या हुई है। अगर फर्ज करिए कि हमारा कार्यकर्ता ना भी हो, फिर भी तो एक बंगाली है, उसकी अगर हत्या हुई है, उसका जिम्मेवार कौन है? राज्य सरकार अपनी इस जिम्मेवारी से बच नहीं सकती है। अगर वो भारतीय जनता का पार्टी का कार्यकर्ता आपकी बात मान भी ले, जो तृणमूल कांग्रेस की, वो भी तो एक बंगाली है। और उसके खिलाफ आप देखिए, खागड़ागढ़ में बम विस्फोट हुआ, बशीरहाट में क्या हुआ, धूलोगढ़ में हिंसा हुई। वही तो देखिए, टीएमसी कह रही है कि आप लोगों को अपना बना लेते हैं पैसे देकर। खैर चलिए, विवाद का ये मसला है, लेकिन अभी कुछ और आंकड़े हैं हमारे पास। हमारे सहयोगी पंकज बता रहे हैं। पंकज प्लीज। बिल्कुल अजय, अभी तक जो हमारे साथ देर से जुड़े दर्शक, उनकी जानकारी के लिए बता दें, महा ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। हमने आपको पीपल्स पल्स का दिखाया ओपिनियन पोल, आपको सीएनएक्स का दिखाया, अब सी वोटर का अगर आप देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर तो 112 बीजेपी को, जबकि 160 यानी सीधे सीधे सरकार बनती हुई नजर आ रही है तृणमूल कांग्रेस की, और 22 पर लेफ्ट और कांग्रेस। यानी आप अगर इधर देखें सी वोटर का ये जो ओपिनियन पोल है, इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं 112 जो है बीजेपी को, जबकि 160 के साथ सीधे सीधे सरकार बनाती हुई नजर आ रही है यहां पर तृणमूल कांग्रेस। तो ये अच्छी खबर है सी वोटर की तरफ से तृणमूल कांग्रेस के लिए। सुरभि, चलिए